हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे डीवाई हुकल ऑन सागर ट्रीटमेंट, है ना। इक्वेशन यहाँ लिखा हुआ है, ट्रीटमेंट ही समझ लो इसको। हुआ क्या कि जैसे कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो बहुत सारी थ्योरी दी गई, ठीक है। लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि जो पूरी तरह से आयनित हो, ठीक है, NaCl, ये क्या है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ना। जो पूरी तरह से क्या होता है, आयनित होता है Na+ और Cl- में, ठीक है। तो इसका जो चालकता होगा, जिसको हम इस तरह से दिखाते हैं, है ना, लेमडा आई, वो किसके बराबर होना चाहिए, लेमडा आई नॉट, मतलब स्टैंडर्ड चालकता के बराबर होना चाहिए, ठीक है। किसी भी तनुता में या कह सकते हो कि किसी भी डाइल्यूशन में उसका जो चालकता होना चाहिए इसके बराबर होना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली ये होता नहीं है ना, होता नहीं है। तो उसके लिए क्या क्या इफेक्ट कार्य करता है तब जो कि इसकी चालकता जो है आइडेंटिकल नहीं होती है। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जैसे रिलैक्सेशन फोर्स, दरअसल मान के चलो ये कोई बीकर है, ठीक है, यहाँ पे कोई दो इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, ये एक इलेक्ट्रोड और ये एक इलेक्ट्रोड, यहाँ पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन होंगे, ठीक है। तो नेगेटिव आयन पॉजिटिव आयन क्या करते हैं, एक दूसरे के सराउंड जो है घिरे रहते हैं, ठीक है। नेगेटिव आयन को पॉजिटिव आयन घेरे रहता है, पॉजिटिव को नेगेटिव। तो क्या होता है कि इसको पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, तो पॉजिटिव आयन को कहाँ जाना है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर, और नेगेटिव आयन को कहाँ जाना है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर, ठीक है। तो जाने के समय ये क्या करते हैं, चार्ज के अट्रैक्शन के कारण ये एक दूसरे को रोकने लगते हैं, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं रिलैक्सेशन इफेक्ट, जिसका वैल्यू इतना होता है EQ/ZIK/6 DKT W नहीं है, ओमेगा V। तो यहाँ पे E जो है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। Z जो है वो बैलेंसी है, कितना बैलेंसी रखता है वो, ठीक है। और Ki जो है वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शनल रेसिडेंट है, और V जो है वो है अप्लाइड पोटेंशियल ग्रेडियंट, यहाँ पे हम कितना चार्ज अप्लाई कर रहे हैं। ईटा जो है वो विस्कोसिटी है, ठीक है, ईटा क्या है, विस्कोसिटी है। और ये जो K है वो क्या है, कांस्टेंट है। ये जो K है जिसके साथ I नहीं लगा हुआ है वो क्या है, कांस्टेंट है। और पाई भी क्या है, कांस्टेंट है। तो इन सारे टर्म में कौन कौन से क्या क्या चीज़ है वो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ठीक है। दूसरा जो है इलेक्ट्रोफोरेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोफोरेटिक फोर्स मतलब क्या होगा कि यहाँ पे सॉल्वेंट के भी मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है। सॉल्वेंट के भी मॉलिक्यूल यहाँ पे क्या करते हैं, विस्कोसिटी अप्लाई करते हैं, ताकि ये जो नेगेटिव आयन या पॉजिटिव आयन है वो एक दूसरे तरफ अपने अपने इलेक्ट्रोड की तरफ जिधर उसका अट्रैक्शन है उधर मूव करने के लिए असमर्थ हो पाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे ईटा को भी हम यहाँ पे लिए हैं जो विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट दिखाता है, ठीक है। अब फ्रैक्शनल फोर्स होता है वो क्या है, KI/VI UI, ये UI है ना। KI आपको पता है वहां पे क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शनल रेसिडेंट। UI जो है ये यहाँ पे है ना। अब इसको देखते हैं कि टोटल ड्राइविंग फोर्स कितना होगा। टोटल ड्राइविंग फोर्स मतलब एक चार्ज में, आयन में कितना ड्राइविंग फोर्स काम करेगा। तो वो काम करेगा इलेक्ट्रिक चार्ज के, बैलेंसी के, और उसका जो अप्लाइड पोटेंशियल ग्रेडियंट है उसके बराबर क्या करेगा, कार्य करेगा, ठीक है। बाकी जो फैक्टर्स है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ देते हैं तो ये इसके बराबर आ जाएगा। जैसे कि EZV हम अप्लाइड ड्राइविंग फोर्स ले लिए, KI/VI हम ले लिए फ्रैक्शनल फोर्स ले लिए, ठीक है। फ्रैक्शनल फोर्स मतलब एक तरह का फ्रैक्शन का फोर्स, मतलब कितना भाग है ना, उसका फोर्स कितना पड़ेगा, मतलब कितना इलेक्ट्रोलाइट है कह सकते हो, इलेक्ट्रोलाइट का कितना फ्रैक्शन है उसका फोर्स पड़ेगा, ठीक है। अगला हम ले लेते हैं इलेक्ट्रोफोरेटिक फोर्स जो इसके बराबर होता है। उसके बाद उसमें जोड़ देते हैं क्या, रिलैक्सेशन फोर्स। इन तीनों फोर्स को जोड़ने पर इस फोर्स ड्राइविंग फोर्स के बराबर जो है वैल्यू आता है, ठीक है। ये तो हमारा मेन इक्वेशन हो गया, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड में KIV से डिवाइड कर देते हैं। तो इसमें भी KIV से डिवाइड किया, ये भी KIV से डिवाइड किया, इसको भी, ठीक है। तो क्या होता है, यहाँ का जो KIV है और यहाँ का जो V है, KI बच गया, यहाँ पे V और V कैंसिल हो गया, यहाँ KI और KI कैंसिल हो गया।
यहाँ पे के आई वी अपॉन के आई वी, ये जो के आई वी अपॉन के आई वी था वो कैंसिल हो गया, और यहाँ का v जो है वो कैंसिल हो गया। क्लियर है? बाकी तो जैसे एज इट इज लिखा हुआ है, इसी को हम क्या कर देते हैं, रीअरेंज कर देते हैं। मतलब रीअरेंज करने का मतलब इस टर्म को छोड़ के बाकी के टर्म को हम इधर ले आते हैं। ठीक है, तो यू आई वी अब यहाँ हो गया इजिकल टू ई जेड आई अपॉन के आई बचा हुआ है, यहाँ पे वी कटा था। ठीक है, उसके बाद जो ये जो है वो पॉजिटिव पॉजिटिव था, क्योंकि इसको इधर शिफ्ट करा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। एज इट इज लिख देते हैं ई जेड आई के 6 पाई ईटा ई जेड आई के 6 डी के टी ओमेगा बाई के आई, ओमेगा बाई के आई वी कट गया था। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर आपका 2 हो गया। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ पे क्या करते हैं, v से जो अप्लाइड पोटेंशियल है उससे हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे ये और ये v कट जाएगा। इधर भी मल्टीप्लाई करते हैं, उधर भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, इसको जब हम कॉमन निकालते हैं, क्या क्या e और k को कॉमन निकाल सकते हैं यहाँ से। ठीक है, e और k को कॉमन निकाल दिए, अब उसी के साथ में v को मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे v को मल्टीप्लाई किए तो ये v और ये v कट गया, यहाँ पे v मल्टीप्लाई किए तो v यहाँ पे आ गया, इसके साथ v मल्टीप्लाई किए तो ये कॉमन निकालेंगे, तो ये जो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज चूंकि हमने लिया है, ये कॉमन नेगेटिव क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर लिए, पॉजिटिव चार्ज बचा का क्या, यहाँ पे जे आई बचा 6 पाई ईटा, और यहाँ पे k निकल गया है और e का 1 निकल गया है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, e2 बचेगा। e का स्क्वायर हो गया जेड आई अपॉन 6 डी के टी ओमेगा बाई के आई। ठीक है, ये इक्वेशन कुछ इस तरह से हो गया। वी कट गया, वी कट गया तो बचेगा क्या, केवल यू आई बचेगा। ठीक है, यू आई बचेगा। अब हम कुछ नहीं किए हैं, बस इसको यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, इसी इक्वेशन को यहाँ पे लिख दिए हैं। अब यहाँ पे करंट जो है, अप्लाइड पोटेंशियल को हम क्या कर देते हैं, 1 वोल्ट रख देते हैं। जो अप्लाइड पोटेंशियल हमारे पास V है उसको हम क्या कर देते हैं, 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर रख देते हैं। तो इसका वैल्यू आता है 1/300 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ESU क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इस वैल्यू को V के जगह पे रख देते हैं। जहाँ जहाँ V है वहाँ वहाँ इस वैल्यू को हम रख देते हैं। तो यहाँ पे V के जगह पे वैल्यू रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/300 इंटू के आई हो जाएगा। तो इसी को हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, माइनस 1/V को हटा के क्या कर देंगे, यहाँ पे 1/300 रख देंगे, तो यहाँ पे 300 ही आ जाएगा। बाकी जो है वो एडजिटीज है, जैसे का तैसे है। अब जब अनंत अनुता मतलब इन्फिनिट डायल्यूशन यहाँ पे लेते हैं, इन्फिनिट डायल्यूशन में k का वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। k का वैल्यू 0 हो जाता है तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उस कंडीशन में यू आई जो होगा वो क्या मिलेगा आपको, ई जेड आई अपॉन 300 के आई मिलेगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो गया, 0 हो गया। अब 0 को इसमें माइनस करेंगे तो क्या आएगा, जो टर्म यहाँ बचा है वही आएगा। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि यू आई एफ इक्वल टू लेमडा, यहाँ पे 0 जो मैं दिखा रहा हूँ, लेमडा आई का जो 0 दिखा रहा हूँ, ये क्या बताता है, स्टैंडर्ड को बताता है, स्टैंडर्ड चालकता कंडक्टिविटी। स्टैंडर्ड कंडक्टिविटी के बराबर होता है। एफ को इधर ट्रांसफर करोगे तो ये एफ नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो टर्म है उसको देखो, यू आई के बराबर है, मतलब ये यू आई के बराबर कौन सा है, लेमडा इन्फिनिटिव स्टैंडर्ड या आइडेंटिकल कह सकते हो, आई अपॉन एफ। तो उसी यू आई की जगह पे हम इसको रख दिए तो हमारा ये इक्वेशन बन गया, इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, और चूंकि मान के चलो जब हम अनंत अनुता नहीं लेते हैं, ठीक है, अनंत अनुता नहीं लेते हैं तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, एफ के साथ में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये तो क्या था, इन्फिनिट डायल्यूशन के लिए था, जब हम स्टैंडर्ड कंडक्टिविटी या सुपर कंडक्टिविटी हो तब की स्थिति थी। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या था, चालकता पूरा 100% था, तब की स्थिति क्या थी, ये वाला था। ठीक है, लेकिन अगर 100% चालकता नहीं है तो हमको क्या लेना पड़ेगा, यू आई में एफ के साथ में यहाँ पे अल्फा ऐड करना पड़ेगा। अल्फा क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब जो साल्ट है हमारा, साल्ट या फिर इलेक्ट्रोलाइट जो है उसका डिसोसिएशन कितना है। लेकिन यहाँ भी एक कंडीशन आ जाता है भाई, इसको चलो हम यहाँ पे
यू आई की जगह पे हम ये लिख दिए, ठीक है, तब इक्वेशन ऐसा मिल गया। इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है, जैसे का तैसे हम इसको उतार दिए हैं पूरा का पूरा, ठीक है। लेकिन अनंत अनुता पर सबसे बड़ा चीज ये होता है कि हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, कंप्लीटली आयोनाइज्ड होता है। उस कंडीशन में अल्फा का मान क्या हो जाएगा, 1, मतलब पूरी तरह से वो आयोनाइज्ड है। अल्फा का मान 1 हो जाएगा तो ये भी क्या बन जाएगा, एफ ही बन जाएगा। मतलब घुमा फिरा के इसी कंडीशन में आ गए कि अनंत अनुता पे जो आइडेंटिकल कनेक्टिविटी होगी, आइडेंटिकल कंडक्टिविटी होगी, वो भी क्या होगा, इसी के बराबर होगा। लेकिन इधर का जो टर्म है ये क्या शो करता है कि जो आइडेंटिकल कंडक्टिविटी में इतना ये क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, इतना चालकता क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, ठीक है। इसी को हम आगे देखेंगे कि कितना चालकता जो है माइनस हो रहा है। आइडेंटिकल कंडक्टिविटी में ये जो चालकता माइनस हो रहा है, इसी को कहा गया है हुकेल-ऑनसागर ट्रीटमेंट। ये ऑनसागर ट्रीटमेंट है। अगर ये 100% चालकता दिखाता तो ये टर्म नहीं होता, ये दोनों क्या हो जाते, बराबर हो जाते। समझ में आ रहा है, जो चालकता होती वही स्टैंडर्ड चालकता होती, लेकिन चूंकि यहाँ पे ये माइनस हो गया है, मतलब स्टैंडर्ड चालकता में कुछ ना कुछ कमी तो है ना। तो मैं कहाँ मिटाता हूँ, इधर को ही मिटा देता हूँ, यहाँ पे है ना, इधर को मैं मिटा दे रहा हूँ, ऊपर को। चलो 1-2 लाइन और मिटा देता हूँ, क्योंकि 1-2 लाइन मुझे और लिखना है यहाँ पे। ठीक है, ये तो हो गया। अब चूंकि इलेक्ट्रोलाइट का रेशियो क्या है, इलेक्ट्रोलाइट का रेशियो 1:1 है। 1:1 कहने का मतलब Na अगर 1 है तो Cl भी क्या होगा, 1 ही होगा। मतलब यूनी आयन कह सकते हो, यूनी आयन क्या कहा जा सकता है, ठीक है। और इस इक्वेशन में एक चीज और समझ में आ रहा था कि लेमडा आई 300 के इक्वल टू एफ ई जी आई, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, एफ ई जी आई। अब यहां पे इसको अगर हम अप्लाई करते हैं, ठीक है, इसको अगर हम अप्लाई करते हैं कहां पे, यहां पे, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इक्वेशन थोड़ा सा देख लेते हैं। लेमडा आई ये हो गया, एफ क्या होगा, कट जाएगा, ठीक है, एफ क्या हो जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा। कैसे कटेगा देखेंगे हम। यहाँ पे आ जाएगा आपका लेमडा आई माइनस एफ ई के, ठीक है, इसको हम शिफ्ट कर रहे हैं ना, मतलब ये जो f है उसको अगर हम इधर शिफ्ट कर दिए, इधर शिफ्ट कर दिए, यहाँ पे f इंटू हो गया, यहाँ पे f इंटू हो गया, ये f कट गया, ये f बचा है, c नहीं है, ये e है, ठीक है। ये क्या हो गया, एफ ई के अपॉन 300, में डायरेक्टली कर रहा हूँ यहाँ पे, f को इधर ट्रांसफर करके, है ना। उसके बाद में हो जाएगा, जो बचा है वो तो एज इट इज रहेगा, ब्रैकेट में अब क्या क्या बचा है, जेड आई अपॉन 6 पाई ईटा प्लस, है ना, यहां पे क्या क्या है, ई जेड आई और एफ, चूंकि एफ कैलकुलेट मल्टीप्लाई होगा तो सबके साथ होगा, है ना, मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, सबके साथ होगा। तो यहाँ पे भी एफ आ गया है होगा, तो ये बन गया ई एफ ई जेड आई ना। यहाँ पे f कैलकुलेट किए हैं, f आ गया है, क्योंकि शिफ्ट किए थे तो सबके साथ कल मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू को जो हम क्या लिखेंगे, लेमडा आई 300 के लिख सकते हैं। और चूंकि एक e बचा हुआ है अभी भी, तो एक e को हम यहाँ पे शो करा देते हैं अपॉन 6d/t, है ना, ओमेगा बाई कि ये तो इसके साथ इंटू ही था, ठीक है। तो ये आपका फाइनल जो है इक्वेशन बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको सॉल्व कर देना है। इसको सॉल्व करने के बाद क्या बनता है,
इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू है इनका, है ना, एफ का, ई का, के का, ईटा का, पाई का, इन सब का वैल्यू रखने के बाद हमको डायरेक्टली मतलब सारे के सारे जितने भी कांस्टेंट हैं, जितने भी कांस्टेंट हैं उन सब का मान वैल्यू को पुट करने पर, यहाँ पे डेरिवेशन काफी लंबा हो जाता है, मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूं, तो आप इसको शॉर्ट करके ही डायरेक्टली इसको याद कर लो। यहाँ पे नॉट होगा, यहाँ पे नॉट होगा, ठीक है, इसको छोड़ दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा -29.15 GI और DT का हाफ ईटा प्लस ये फार्मूला में वैल्यू पुट करने के बाद ये आया, ठीक है। अब दूसरा जो टर्म आ रहा है वो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 9.90 इंटू 10⁵ अपॉन DT 3/2। ये डी क्या है, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, और टी क्या है, टेम्परेचर, है ना। और यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा नॉट आई, और यहाँ किनारे में आ जाएगा आपका डब्लू जो आएगा वो बाहर आ जाएगा, और डब्लू की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी, क्योंकि डब्लू इक्वल टू क्या होता है, सी, प्लस माइनस करने के बाद क्या हो जाता है, सी आ जाता है। तो आप ये चीज यहाँ तक तो ले आओगे, है ना, इसको आपको याद करना है, ठीक है। कंटेंट में वैल्यू पुट करने पर जितना भी कांस्टेंट है उसकी वैल्यू पुट करने पर हमको ये मिला। अब हम इस सारा टर्म को क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे, और इस सारा टर्म को क्या मान लेंगे, बी मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, और यहाँ पे लेमडा आई आ जाएगा, और उसके बाद में ये ब्रैकेट हो गया, रूट में क्या आ जाएगा, सी आ गया, और यहाँ पे क्या है, लेमडा 0 आई माइनस इक्वल टू लेमडा आई। तो ये शॉर्ट इक्वेशन आपका बन गया है। इसी को डिवाई हुकल और सागर ट्रीटमेंट कहा जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ तक ही था। अब चाहो तो इसमें ग्राफ प्लॉट कर सकते हो, जो बीएससी की बुक में दिया हुआ है, ग्राफ प्लॉट करके समझा सकते हो कि भाई किस तरह का इफेक्ट पड़ता है ना। देखिए ये जो इक्वेशन है काफ़ी लंबा है, मैं इसको जितना हो सका उतना शॉर्ट करने का प्रयास किया हूँ, ठीक है। जितना हो सका उतना प्रयास किया हूँ कि शॉर्ट हो जाए और क्लियर भी हो, है ना। तो बस आपको याद कहाँ पे करना है, शुरू में तो जो टर्म्स था उसको याद करना है, प्लस इसको याद करना है, ठीक है। इस चीज़ को आपको याद करना है ताकि ये आपका ये जो कंटेंट है वो निकल जाए। आप चाहो तो यहाँ पे ए का वैल्यू लिख सकते हो, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 29.15 ZI DT हाफ ईटा, अब बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9.90 इंटू 10⁵ और DT 3/2 लेमडा नॉट, ठीक है। तो ये दो वैल्यू हम इसको मान लेते हैं और उसको यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी लंबा दिख रहा है, छोटा करके लिख सकते हैं इसको, है ना। ये था आपका डिवाई होकल और सागर ट्रीटमेंट। नोट्स भी मैं इसका प्रोवाइड कर दूंगा, है ना। तो चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसमें अगर कोई और चीज़ बताना होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जब बनाऊंगा तो उसमें बता दूंगा, ठीक है। थैंक यू।